तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोटिवेशन या कोई भी चीज़ें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी का साथियों अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम साथियों अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, है ना? तो मतलब उसके री एग्ज़ाम हुए और उसका आंसर की देखा आपने और रिज़ल्ट देखा, सारी चीज़ें मतलब जिसका डीबीपीएसटी में नाम आया, वो तो बहुत खुश हैं और उनको मैं बधाई भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया और वो क्वालीफाई हो गए, है ना? तो बात तो मैं उन स्टूडेंट की करूँगा जो मतलब इस डीबीपीएसटी में उनका नाम नहीं आया है, ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं करूँगा कि देखिए, नाम नहीं आया उसका कई सारे रीज़न हो सकते हैं। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा, पहला रीज़न। मान लिया आपने पढ़ाई भी की और सारी चीज़ें करने के बावजूद भी नाम नहीं आया, तो कहीं न कहीं आपका कुछ न कुछ तो दिक्कत हुआ होगा, है ना? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने एक ऐसा ही थंबनेल बनाया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मतलब दिखाया गया है कि जैसे इसमें जैसे मान लें किसी जिस व्यक्ति का या जिस स्टूडेंट का नाम आ गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, वो उन्होंने मतलब उनके जो रिजल्ट पे लिखा गया है, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबीपीएसटी, और जिनका नहीं हुआ है, सॉरी यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबीपीएसटी। तो देखिए, मैंने ये ग्रीन टिक क्यों किया है और इसमें मतलब रेड क्रॉस का क्यों बताया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन व्यक्ति का नाम डीबीपीएसटी में आया है, उनके लिए तो बहुत-बहुत बधाई। लेकिन लगभग इसमें ढाई गुना बुलाया गया है छात्रों को। तो ढाई गुना जितने छात्र बुलाए गए हैं, तो उसमें 60,244 ही व्यक्ति सेलेक्ट होंगे, बाकी तो निकल जाएँगे। तो जिन व्यक्तियों का नाम लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट में, जैसे मान लिया वो डीपीएसटी में पास भी हो गए हैं और उसके बाद में सारी चीजें होने के बाद जब निकलेंगे तो क्या निराशा होगी, है ना? उससे अच्छा कहीं बेहतर है कि पहले ही सॉरी हो गया है, तो थोड़ा बहुत दुख तो हुआ ही होगा, है ना? तो ये तो खैर सांत्वना देने की बात हो गई, है ना? लेकिन शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि भाई 3 लाख जितने भी मतलब 2 लाख अभ्यर्थी, 2 लाख से अधिक है, तो उनको सारे को सेलेक्ट तो किया नहीं जाएगा, है ना? तो ये तो बात ये हुई। तो सबसे पहली बात तो मैं आगे चलता हूँ, जिन लोगों का नहीं हुआ क्या रीजन रहे और क्यों मेरिट कम हुए, क्या प्रोसेस थी नॉर्मलाइजेशन की, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे सबसे पहली तो। कट ऑफ में जैसे जो अंडर रिजर्व यानी अनारक्षित है, इनका 214.046 0.4644, है ना? 2 डिजिट तक ही काउंट होता है, लेकिन इन्होंने जितना दिया है पॉइंट में, क्योंकि कई बार एक एक पॉइंट से ही बच्चा आगे पीछे होने लगता है ना, तो ऐसा ही इन्होंने दिया है। और स्वतंत्रता सेनानी की बात की जाए तो इनका 75 है और पूर्व सैनिक का कट ऑफ 100 है। तो ये सब चीजें हैं। और महिला वर्ग में एससी कैटेगरी मतलब अनारक्षित यानी अंडर रिजर्व या जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 203 है, ठीक है। और आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस वाले की बात की जाए तो 187.3175, है ना। और महिला की बात की जाए तो 80 है, ठीक है। अब बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, है ना। तो इनका 198.99, है ना। और इसमें पूर्व सैनिक भी शामिल थे तो इनका 62 आया। और महिलाओं का 189, अनुसूचित जाति का 178, है ना। तो ये कट ऑफ आपने देखा होगा। तो देखिए इस पे आप ईडब्ल्यूएस का और इससे मैच करिए तो ईडब्ल्यूएस मतलब ओबीसी से कम है ना। तो ये एक फैक्टर बनता है ना, क्योंकि जिसमें क्या प्रोसीजर होगा, स्टूडेंट की संख्या कितनी रही होगी उस पर डिपेंड कर सकता है। तो बात करेंगे, देखिए सबसे पहली बात जितने भी शिफ्ट में क्या क्या दिक्कतें हुई और क्वेश्चंस के लेवल में क्या मतलब अंतर था और कैसे बढ़े या कैसे घटे। और मान लिया कई भी स्टूडेंट का कहना है कि हमारे शिफ्ट में जो बच्चा मतलब वो कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा अटेम्प्ट किया और सारी चीज़ें सही रही लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए ऐसी बात नहीं है। इसका बात सबसे पहली बात किस शिफ्ट में एग्जाम था और क्या चीज़ें थी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने ये डेटा पहले भी दिखाया था। तो सबसे पहली बात तो 31 वाले शिफ्ट में 7 क्वेश्चन इन्होंने गलत बताए आयोग ने, मतलब भर्ती बोर्ड ने, और 3 क्वेश्चन के ऑप्शन बदले, तो 10 क्वेश्चन का हेर फेर यही हो गया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब कैंसिल किए थे और 2 क्वेश्चन के ऑप्शन बदले थे। टोटल ओवरऑल 16 क्वेश्चन के
राइट आंसर चेंज किए थे। तो ये सब तो हुई बात। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें जो भी जिस व्यक्ति का पहले पेपर पड़ा था उनको कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा हुआ है ना? क्यों हुआ है मैंने एनालिसिस किया अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये शिफ्ट वाइज़ की बात की जाए तो देखिए 23 की अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की बात की जाए तो 183.5 मेल ओबीसी डेटा ओबीसी का है। ये रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल से प्रसारित है ना? तो मैं बताएँ तो देखिए इनको नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर मिल गए। अब सोचो ना तो वहाँ पे मतलब इस डेटा में देखिए इसमें एक ही क्वेश्चंस गलत हुए हैं और इनको मतलब क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर दे दिया गया है, ठीक है? और सेकंड शिफ्ट में 11 नंबर दे दिया गया है और थर्ड में मतलब 24 के फर्स्ट शिफ्ट में 7 नंबर का फ़ायदा हुआ है और 24 के सेकंड शिफ्ट में मतलब ना नुकसान हुआ ना मतलब थोड़ा बहुत नुकसान मान सकते हो 0.5 का और क्या कहते हैं 25 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है 198 तक गई है लेकिन 5 नंबर का फ़ायदा हुआ है। ये सब चीज़ें तो हुई, है ना? लेकिन कहीं न कहीं आप यहाँ ये जो 31 की थर्ड शिफ्ट मतलब 31 की सेकंड शिफ्ट देखिए, इसमें कितना झोल हुआ है। देखिए 198 पे कट ऑफ का मतलब वो देखा गया है और 3 नंबर का इनको लॉस हुआ है ना? क्योंकि इन इसमें 7 क्वेश्चंस गलत मतलब इसके क्वेश्चन कैंसल किए गए थे, 3 के ऑप्शन बदले थे, है ना? मतलब 3 के ऑप्शन 2 राइट थे, मल्टीपल ऑप्शन, है ना? तो ये इसमें मतलब जिनका जो थर्ड शिफ्ट मतलब सबसे लास्ट में पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में उनको मतलब उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हैं, ठीक है? तो कई बच्चे ये कह रहे थे कि मतलब मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चंस मतलब उनके आंसर की मिलाए तो उन मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट का बचा था उसका सिलेक्शन हो गया और जो मतलब क्या कहते हैं 23 के फर्स्ट का था तो उसका हो गया लेकिन 31 के सेकंड शिफ्ट का नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस बात से अपना मूल्यांकन नहीं करना कि जो है हम उनसे कम पढ़े हैं या वो हमसे ज़्यादा पढ़े हैं। देखिए कहीं न कहीं इसमें नॉर्मलाइज़ेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है और हो सकता है कि कुछ प्रश्नों की प्रकृति भी ऐसी रही हो कि जो है उनके नंबर बढ़े हों। तो ये जब मूल्यांकन करने में जब बात अच्छी लगती है जब पूरे शिफ्ट का पेपर एक ही हो और एक ही दिन में एग्जाम हो, एक ही शिफ्ट हो और एक ही पेपर हो, तब तो बात अपने आप को जजमेंट कर सकते हो कि मैंने उनसे कम पढ़ा या मुझसे वो ज़्यादा पढ़े, है ना? लेकिन कहीं न कहीं ये तो एक बात हो गई और एक सिस्टम से अगर चला जाए तो नॉर्मलाइज़ेशन का क्या प्रोसीजर है वो तो जो भी होगा वो वही तय कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आई होंगी तभी इतना कट ऑफ इस तरीके से बनाया गया है ना? तो कई सारे बच्चे मतलब डीवी पीएचडी में नहीं आए हैं और वो दुखित हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर लगातार तैयारी कर रहा हो तो डिमोटिवेट होगा ज़रूर कि अगर उसके रिज़ल्ट अच्छे से पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके एक ही चीज़ें करने के बाद में अगर आपको निराशा लगती है तो आप उसके पैटर्न को देखिए और उसको आप क्या कमी रह गई है उसको देखिए, है ना? ऐसा तो है नहीं है कि इसके बाद में कोई एग्ज़ाम है नहीं है ना? तो जिनका मतलब हो गया उनके लिए तो बहुत-बहुत बधाई और जिनका नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या है, देखिए उनका दूसरा विकल्प क्या है? जैसे मान लिया जो कैंडिडेट मतलब इंटर पास करके अभी आया है या ग्रेजुएशन में ही है मतलब जिनके एज पर्याप्त है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए बहुत सारे द्वार खुले हैं जैसे कि बात करेंगे एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है और ग्रुप डी है और लेखपाल है ना? अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, है ना? और सारी चीज़ें हैं तो उनकी तैयारी कर सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। और 40,000 वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की फिर दोबारा आएगी तो उसमें भी भर सकता है और निकल सकता है। तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर मतलब जैसे मान लिया मैं अपनी बात बता रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र है, तो वो कह रहा था कि हमारे गाँव में जो बच्चे पढ़ते नहीं थे या मतलब गाँव में ही रहते थे, उनका सिलेक्शन हो गया और मैं तो लाइब्रेरी में जाता था, रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था और सारी चीज़ें हुई और मुझे मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे मम्मी-पापा कहते हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ें कैसे हुई और एग्ज़ाम्पल देने लगते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। वो उनकी क्या उनके शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और क्या नॉर्मलाइज़ेशन में हुआ ये तो स्कोर कार्ड आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक संभवतः ये है कि जो जितना-जितना जैसे-जैसे लेवल एग्ज़ाम का मतलब डे बाय डे अगर जैसे 23 से शुरू हुआ अगर 31 तक आते-आते मॉरलाइज़ हुआ मतलब
पेपर के लेवल को वो किया गया है ना। और दूसरी चीज क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस बनाए गए या कुछ भी हुआ वो तो बात की बात है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें क्वेश्चंस में डबल जब दूसरी आंसर की आई है तो उसमें ज्यादातर प्रश्न की प्रकृति गलत पाई गई। और जो मतलब जैसे जैसे जितने भी क्वेश्चंस उसमें छांटनी की गई या उसमें ऑप्शन चेंज किए गए उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों को पड़ा। और जो बच्चा पढ़ने वाला था उसमें दो ऑप्शन को उन्होंने छोड़ा, तो जैसे जैसे उसको छोड़ा तो भी तो उसके मार्क कम हो गए थे, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और जैसे बता रहे हैं कि देखिए उनका सिलेक्शन हो गया हमारा नहीं हुआ, ये तो आ, जैसा भी हुआ होगा कुछ भी हो सकता है। तो आप उनको जजमेंट मत कीजिए, आप खुद से देखिए कि कहाँ आपने गलती की है। हो सकता है उनका हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात से मूल्यांकन नहीं कर सकते हो कि हमारा नहीं हुआ और उनका हो गया तो वो मुझसे ज्यादा तेज है या मैं उससे कम तेज हूँ या पढ़ा लिखा हूँ। तो देखिए ये तो एक एग्जाम है ना। इससे बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, है ना। जब बात एक लेवल की होती है या एक ही शिफ्ट में होती है तो बात अलग होता है ना। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का खेल है, या फिर उसने पढ़ा भी होगा, हो सकता है तुमको ना लगता हो कि वो गांव में ही रहते, तो गांव में क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है। तो ये एक फैक्टर हो गया है ना। बाकी और चीजें और क्या हैं, देखिए ये तो बात हो गई जो बच्चा मतलब ओवर एज, उसके पास मतलब एज पर्याप्त है उनके लिए। अगर ओवर एज हो रहा है तो उसके लिए विकल्प क्या है। देखिए ओवर एज वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहला फोकस वो जैसे वर्दी का ही जुनून है तो सबसे पहले फोकस करेंगे यूपीएसआई की, है ना। क्योंकि 5,000 प्लस वैकेंसी इसकी आएगी। कब आएगी, मान के चलो दिसंबर से लेकर के मान के चलो मार्च तक ही आ ही जाएगी। अगर नहीं आती है तो इसका जब भी प्रोसेस कंप्लीट होगा तब आएगा, लेकिन आएगी जरूर, है ना। और यूपीएएसआई की देख सकते हैं, है ना। इसमें हालांकि ओ लेवल मांगते हैं। और पीसीएस की जैसे पीसीएस स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, है ना। कोई भी टीचर्स के एग्जाम देख सकते हैं, अगर जैसे ग्रेजुएशन किया होगा, है ना। और बीएड बीटीसी या कुछ भी किए होंगे तो उसमें एज लिमिटेशन का कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल का देख सकता है, अदर एग्जाम देख सकते हैं जो उनके लायक हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले ज्यादातर मैं इस पे रिकमेंड करूंगा यूपीएसआई पे फोकस करें, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो नहीं है जैसे मान लिया आपने पॉइंट, जैसे मान लिया आपने 214 नंबर लाया तो हो सकता है 214 दशमलव कुछ नंबर लाके वो फेल हो गया हो, है ना। 213 नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं जानता, वो तो तुम्हारे एकदम करीब में आकर के पास हो सकता है। तुमसे ज्यादा भी कोई व्यक्ति नंबर लाया हो और वो नहीं मतलब डीबीपीएसटी में आया हो, उसका कारण यह हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, और तुम उससे कम नंबर ला करके आगे हो गए हो, तो ये नॉर्मलाइजेशन का कहीं ना कहीं खेल है। तो आप इस बात से बिल्कुल ही मतलब ये निकाल दीजिए दिमाग से कि ये हमसे बेहतर है। आप प्रयास कीजिए अच्छे से, हो सकता है तुम्हारे लिए बेहतर उससे भी बेहतर हो, कांस्टेबल से हो सकता है एसआई में सेलेक्ट हो जाओ या एएसआई में या यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो जाओ या फिर टीचर बन जाओ या सीजीएल क्वालिफाई कर लो या कोई भी अदर स्टेट के एग्जाम्स जो बेहतर होते हैं, जो उससे कहीं ना कहीं ग्रेड पे उससे ज्यादा है, कांस्टेबल से ज्यादा है, तो आप उस पर भी सेलेक्ट हो सकते हो। बशर्ते आपको डेडिकेशन के साथ हर चीजें और ध्यान में देखनी होगी, है ना। तो क्या कारण रहा है कि मतलब कैसे पेपर में क्या कमजोरियां रही, सबसे पहले उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए हो, वास्तव में सीरियस हो, तो आपको ये भी पता होगा कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस में ये भी पता होगा कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और मैंने कहाँ गलती की है, ये भी आपने आंसर की में मिलाया होगा। तो आप पेपर में नोट डाउन कीजिए कि जितने मैंने मैथ के क्वेश्चन मैंने सही किए थे, मुझे मान लिया 25 में मैंने केवल 14 क्वेश्चन सही किए, और मान लिया 31 या 37, 31 32 में मैंने हिंदी में कितने किए। और ऐसे ऐसे सेक्शन आज आप बना के देख लीजिए कि जिसमें जितना क्वेश्चंस कम है उस पर ज्यादा फोकस करिए, है ना। क्योंकि एग्जाम जब पूरे कंप्लीट सिलेबस को आप कंप्लीट करोगे तो जाहिर सी बात है निकल ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोटिवेशन या कोई भी चीजें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी का एग्जाम बार बार नहीं निकल रहा है या फिर बहुत सारे कारण होते हैं, एज फैक्टर होता है, धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाता है ना। सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, और तो रिलेटिव्स भी प्रेशर डालते रहते हैं कि आप क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, तो कहीं ना कहीं एक दबाव सा फील होता है। तो देखिए ये अगर दबाव हो रहा है या कोई भी
दिक्कतें आ रही तो इसका मतलब आप सही वे में हो। अगर आपको कोई चिढ़ ही ना हो, कोई मान लिया कोई दोस्त फ़ोन करे या कुछ भी करे, तो आपको गुस्सा ना लगे तो इसका मतलब आप मतलब डीएक्टिव हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन कम से कम इतना मतलब है कि आपको चिढ़ हो रही है, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो, आप एकदम सीरियस हो पढ़ाई के मामले में। अगर आपको अगर पढ़ाई के मामले में सीरियस ना होते तो किसी की बात आप सुनते ही नहीं, कह रहे कोई बोल रहा है बोलने दो। आपको चिढ़ होती क्योंकि आपने पढ़ा और फिर नहीं निकला, तो आपको गुस्सा तो लगेगी लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गुस्से को नेगेटिव लीजिए, आप उसको पॉजिटिव लीजिए, आप ट्राई कीजिए, दूसरे एग्जाम को देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं जो स्टॉक में देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कई बार फेल हुए, 13 बार, 12 बार, 14 बार, उसके बाद में एग्जाम क्लियर किए हैं, बड़े से बड़े एग्जाम, चाहे पीसीएस हो या आईएएस हो या सीजीएल का हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी जो थ्योरी है, उनके जो स्टोरी है, मैं उसको लगा लूंगा, आप मोटिवेट हो जाएंगे, उसको सुन लीजिए, काफी हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपका जो भी है, आप जैसे भी उदास या कुछ ऐसे हैं, तो आप कम से कम आपको एक सिंपैथी मिलेगी कि आपको मतलब कैसे तैयारी करनी है ना। तो ये एक एग्जाम ही तो है, इसमें फेल हो गए तो क्या हुआ, और का कोई एग्जाम है नहीं है, बहुत सारे एग्जाम है, तो उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की कविता एक लाइन है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले या भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं मैं, हार मांगूंगा नहीं, है ना। और ऐसे बहुत सारे मतलब हैं। और एक है हरिवंश राय बच्चन की, है ना, लाइन है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जितने भी क्वेश्चंस पढ़े लिखे या जो भी आपने तैयारी की, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने उसका आपका कोई यूटिलाइज नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप उसको उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। जैसे आपने हिंदी पढ़ी है, तो हिंदी अदर एग्जाम्स में आते होंगे, ठीक है, तो आप उसको उसमें आप उसका मतलब यूज कर सकते हैं, पढ़ के दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक दोस्त है हमारा, तो उन्नाव में उसकी पोस्टिंग है, तो साथ में पढ़ रहा था, तो हम लोग थे। और क्या कहते हैं कि वो इंग्लिश नहीं जानता था और मैथ भी नहीं जानता था, तो हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे, वो भी मतलब वही एसएससी की तैयारी कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने मतलब वैसे कैलकुलेशन के लिए उसको मतलब गुणा दे दिया 3 अंकों का, वो कर नहीं पाया। हमने कहा यार तुम इतना मतलब क्यों नहीं कर पाए। फिर बोला कि भाई मैं ऐसे नहीं कर, मुझे मतलब इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी और मैं मतलब मैं कर नहीं सकता हूँ। मैंने कहा यार इतना यार गुणा क्यों नहीं कर सकते हो। फिर तो मुझे लगा कि मतलब मैंने उस पर हंसा, जो भी हुआ होगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि कोई सेंटेंस लिखा था, तो उस पे मतलब वो क्या कहते हैं दीवार पे लगा हुआ था, ऐसे कुछ था, मतलब मैं पढ़ रहा था, तो उसको मैंने मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उसमें लाइन थी, तो मैंने उसको मतलब ट्रांसलेट करके बताया। और उससे मैंने पूछा तो कह रहा था मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ा। मैंने कहा यार तुम इंग्लिश और मैथ नहीं जानते तो तुमको तो नौकरी नहीं मिलेगी। कह रहा था अब जो भी हो। फिर मतलब काफी दिनों से बात बात नहीं हुई, मतलब वैसे ही चला गया अपना वो। तो फिर हमने कहा ठीक है। एक दिन उसका फोन आया, कह रहा अंबुज भाई कहाँ पे। हमने कहा हाँ हम यहीं हैं, आ जाओ लाइब्रेरी में। फिर कह रहा कहाँ कौन सी। तो मैंने कहा कपूरथला। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं पार्टी देना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सा पार्टी। मैंने कहा होगा बर्थडे वर्डे। आया, फिर बोला कि मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा सेलेक्ट हो गया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लेखपाल उखपाल में हो गया होगा। तो उसने कहा कि मैं मतलब एज अ टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने कहा अरे। तो मैंने कहा यार तुम मतलब प्रोफेसर, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने पूरी दास्तान बताई कि जो मेरे लेवल का था मैंने उसको चुना। जैसे मैं मैथ नहीं जानता था, मैं इंग्लिश नहीं जानता था, लेकिन मैं हिंदी तो जानता था। तो उसने हिंदी से बीए किया, हिंदी से एमए किया, उसके बाद में उसने पूरा पीजीटी में फॉर्म डाला और जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको क्वालिफाई करके अपना वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया।
इस समय कार्यरत है और बात हमारी अच्छे से होती रहती है। तो मैंने एक चीज़ सीखा उससे बहुत बेहतर, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए ही कोई चीज़ बनी हो। हो सकता है कि मतलब जैसे मान लें आपके गुणवत्ता के हिसाब से कोई चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। जो चीज़ आप में रुचि नहीं है, जैसे मान लें आप मैथ नहीं जानते हो, तो आप कोशिश करो, अगर फिर भी नहीं होता है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप उस पे शिफ्ट हो जाइए, है ना? जिसमें मैथ नहीं पूछी जाती है या बहुत कम पूछी जाती है, जैसे पीसीएस में मैथ वगैरह बस सी साइड में पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम हैं। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना? जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, जैसे यूपी एसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम से, उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तो ये भी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम ऐसे भी निकलते हैं, है ना? तो आप तैयारी कीजिए, जो भी चीजें होंगी, है ना, देखा जाएगा। और है ना, तो ये सब चीजें हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, अब जो भी होगा आगे देखा ही जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, यूपी एसआई की तैयारी कीजिए। जो जिनका ओवर एज में, है ना, ओवर एज से रिलेटेड है या कोई भी समस्या है, तो यूपी एसआई एक बार टारगेट कर लीजिए, है ना। 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने सिलेबस देखा होगा और अभी से इसकी तैयारी कर दीजिए। जैसे 40 हिंदी है और जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है। जीएस में मूल विधि और संविधान अलग से अच्छे से पढ़ना, हिंदी अच्छे से पढ़ना, रीजनिंग और मैथ अभी से चालू कर दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपके लिए बेहतर मिलेगा। बस आप तैयारी करते रहिए, है ना। सफलता अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर, है ना। बाकी इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। और एक चाणक्य की नीति है, मतलब चाणक्य की लाइन है कि लक्ष्य न ओझल होने पावे,